चलिए तो सामने देखिए बेटा, नाउ दिस इज द चैप्टर का नाम है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, और इस चैप्टर का मैंने कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे रखा है ऑलरेडी। अब इस चैप्टर को हम दोबारा देखेंगे अपने अलग अलग तरीके से। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल नोट्स के फॉर्मेट में आपको कराऊंगा, एक्सप्लेन करवाऊंगा सारी बातें। आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सो देखिए सामने आपके स्क्रीन पे ये जो लेक्चर है हमारा, ठीक है, ये लेक्चर किस चीज के ऊपर है? दिस लेक्चर विल बी लर्निंग अबाउट द रिप्रोडक्शन मेथड इन डिफरेंट लिविंग थिंग। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी होती है, उसके ऊपर वो सारी कहानी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। सो पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो लुक एट योर स्क्रीन कि हम रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका फायदा हमें मिलने वाला, क्या इसका बेनिफिट हमारे पास होगा, आप इस बात को पहले समझेंगे। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द रीजन व्हाई वी आर टुडे टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ओवर रिप्रोडक्शन इज सिंपल सी बात है कि ये प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, उनकी स्पीशीज को सर्वाइवल करने के लिए या उनको जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें स्क्रीन पे तो फॉर द मच क्लियर अंडरस्टैंडिंग वी फर्स्ट नीड टू नो कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास यही आता है कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हर स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपके सामने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अभी डाल रहा हूं मैं। सो सी लुक एट हियर, ये कुछ बात आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली टर्म आती है कि डेफिनेशन क्या होती है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम पेरेंटल काइंड आर प्रोड्यूस्ड। अब अगर आपको याद होगा तो ये डेफिनेशन एक सिंगल प्रोसेस में नहीं है, मैंने आपको कई अलग अलग एंगल्स इसे बताया है। द प्रोसेस बाय विच और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम पेरेंट कहते हैं, वो अपने जैसे और प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको भी रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हो, ठीक है, आप अपने जैसे और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं धरती पे, क्या प्रोसीजर उसका होता है, उसको देखते हैं। तो डेफिनेशन बहुत कॉमन है, छोटी क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। एग्जांपल के लिए प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल भी रिप्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स, कुत्ते, बिल्ली, सारे इंसान, जितने भी जानवर धरती पे होते हैं वो सबके सब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो अब समस्या ये है कि अगर ये इतनी सिंपल प्रोसेस है तो इसे पढ़ने की जरूरत क्या है? ये एक नॉर्मल सी चीज है, ये इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और किस तरीके से है वो अभी इस प्रोसीजर को हम आगे देखने वाले हैं। आप सामने स्क्रीन पे देखते रहिए, कुछ पॉइंट्स आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत सारे बच्चों ने अभी भी अपने कैमरे बंद किए हुए। नाउ लुक एट हियर, ये चीजें मैंने तुम्हें क्लास में बताई थी, 3-4 चीजें अपने स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। यादें तो अब एडमिट कर रहे बेचारे, इनको पहले तो ध्यान रहता नहीं। इसमें ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट लिखा है बट इन सम केसेस लाइक द ह्यूमन और एनी अदर एनिमल द रिप्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इज नॉट 100% अलाइक टू इट्स पेरेंट्स। कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते एक्सेप्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है उसे कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने। वेरिएशन एक तरीके का बदलाव होता है जो जेनेटिकल ऑर्डर की वजह से होता है। और जेनेटिकल ऑर्डर किस में होता है? दैट इज द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं लिविंग का। ठीक है, and these variations are due to the environment of the development of a baby organism and also due to the variation in the genetic material। अब ये जो वेरिएशन होते हैं इनके कई कारण होते हैं। एनवायरमेंट इसका कारण हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एनवायरमेंट के अलावा अगर देखें तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि किस तरीके के जेनेटिक कोड के साथ मॉड्यूलेशन हुआ है, ओके, वो भी इसके कारण हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अब वो क्या क्या कारण है वो तो डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो आप इसको बेसिक पॉइंट पे समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं बताऊंगा। देखिए ये वेरिएशन क्या होता है, अगली स्लाइड हमारी इसी चीज को लेके रहने वाली है कि वेरिएशन किसे कहते हैं, वेरिएशन का काम क्या है, वेरिएशन करता क्या है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए वेरिएशन की एक छोटी सी डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ। इसमें लिखा है द डिफरेंस फाउंड अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप और स्पीशीज कॉज्ड ईदर बाय जेनेटिक डिफरेंसेस और द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द जीन इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब है ये डिफरेंसेस जो चेंज आए किसी भी इंडिविजुअल के अंदर या किसी भी जो स्पीशीज है उस स्पीशीज के किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अगर ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं तो सिंपल सी बात है या तो उसका जेनेटिक डिफरेंस, उसका जेनेटिकल कोड में चेंज हुआ है, या फिर हो सकता है एनवायरनमेंट का फर्क उसको
देखने को मिला है। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे जीन के अंदर बदलाव करती है, ओके। और ऐसे ही बदलाव हमारे एनवायरनमेंट में इसलिए होते हैं बिकॉज वो जीन अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं। टेंडेंसी होती है किसी भी लिविंग की कि वो जिंदा रहना चाहता है, और इसी चीज के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर धीरे धीरे बदलाव कर सकता है। हाँ, वो अपनी मर्जी से नहीं करता। अब फॉर एग्जाम्पल अपनी मर्जी से हम कौन से बदलाव करते हैं? तुम इस टाइम पे विंटर सीजन है तो आप लोगों को ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहने हुए। तो ये हमने चेंज किया है अपने अंदर। गर्मियों में हम यही काम उल्टा कर देंगे, हम कम से कम मिनिमाइज कपड़ों में रहेंगे, ऐसे कपड़ों में रहेंगे जो बहुत पतले हो, ठीक है, जिसमें स्वेट हमारा इजीली जो है इवेपोरेट हो जाए, ताकि हम कंफर्टेबल रह सके। ऐसे ही जो एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ चेंज होता है, तो कई बार ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में तकलीफ होने लगती है, और ऐसे में वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीशीज अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ नेचुरल वे में उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत स्लो होते हैं। और इसी स्लो चेंज को, जो कि अचानक से तो नहीं दिखते, बट स्लोली दे स्टार्ट अपीयरिंग, वेरिएशन कहते हैं। सिंपल टर्म में वेरिएशन का मतलब बदलाव होता है, एंड यू नो दैट वेरी वेल, राइट। अब आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लुक एट द सेकंड पॉइंट। अब कुछ बातें यहाँ पे हम नोट्स के फॉर्म में, ये जो पूरा चैप्टर है वो मैं नोट्स के फॉर्म में ब्रीफ करने वाला हूँ आपको, ऑलराइट। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज। ये क्वेश्चन अक्सर कई बार बोर्ड में आया हुआ है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देन व्हाई इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लिविंग। तो आप जवाब में लिखोगे बिकॉज, ठीक है, इट हेल्प्स टू सस्टेन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इससे धरती पे जो स्पीशीज है वो बनी रहती है, ठीक है, उस स्पीशीज का अपना एग्जिस्टेंस रहता है। जैसे सिंपल सी बात है, हम अपने खानदान में अपने चिराग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम ही तो अपने खानदान को आगे चलाएंगे। माँ बाप ने हमें पैदा किया है इसलिए, ताकि उनकी वो जो जनरेशन है, उनकी जो पुश्तें हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एज इट इज चलती रहे। यही प्रोसीजर यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि स्पीशीज का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान बनाए रख सके। अगला पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द बॉडी डिजाइन। अब ये जो आइडेंटिकल कॉपीज है, इसमें दो तरीके की बात की गई है। देखने में वो आइडेंटिकल हो सकती है, लेकिन क्या उसका जेनेटिकल कोड भी सेम होगा? तो ऐसा अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक रिप्रोडक्शन जिसको हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा जो रिप्रोडक्शन है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होगा। एक सिंगल पेरेंट क्या करेगा? एक सिंगल पेरेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपना एग्जैक्ट सिंगल जो उसके पास कॉपी है उसी को क्या करेगा, ठीक है, बदलेगा, या कह लीजिए डबल कॉपी में कन्वर्ट करेगा, और एक हिस्सा जो है अपने आने वाली जनरेशन को दे देगा। एंड दिस इज सिंपली, अब क्योंकि इसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं, कोई नई चीजें तो बनी नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल तरीका होता है। और इन द वेरी बिगिनिंग, जब धरती पे जो है लिविंग्स ने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट किया होगा, तब से ये प्रोसीजर चला रहा है। आज भी अगर इनकी बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगा आपको। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें ये मेथड काम नहीं करता, क्योंकि वो प्रोसीजर, उनकी बॉडी का डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उनकी सेल्स, उनके टिश्यूज, उनके ऑर्गन, दे आर रियली उन बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उनको रिप्रोड्यूस किया जाएगा तो शायद वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज तैयार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन तुम्हारा है एग्जाम में, वो तीन चीजों में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला पार्ट आप ध्यान से देखिए, वो है डीएनए से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यही है तुम्हारा, ठीक है, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो इस बात को समझना है आपको। डीएनए इज द इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल। अब मैक्रो और माइक्रो का मतलब समझ लो। मैक्रो का मतलब है जो बड़ा साइज हो जिसका, और माइक्रो का मतलब है जो बहुत माइन्यूट हो। हालांकि डीएनए भी बहुत छोटा है, बट अगर बाकी चीजों के हिसाब से देखिए तो ये काफी, ठीक है, कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि बड़ा मॉलिक्यूल माना जाएगा। समझ गए? अब ये कौन कौन आ गए यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए? और हाँ, सो डीएनए इज द इंफॉर्मेशन। अब ये डेफिनेशन लिख सकते हो तुम, ये कई डेफिनेशन बन सकती है कि डीएनए पूछेंगे डीएनए क्या होता है, आप बोलोगे सर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच हेल्प टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। दूसरी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? दूसरी है कि डीएनए इज द इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल। इंफॉर्मेशनल का मतलब है जिससे हमें जिससे किसी भी लिविंग की इंफॉर्मेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म को मिलती है,
क्योंकि ये उसी टाइप की प्रोटीन्स बना पाता है जिस तरीके के प्रोटीन उस नए ऑर्गेनिज्म को अपने आप को बनाने के लिए, अपने बॉडी का डिजाइन बनाने के लिए जरूरी होते हैं। यही तो जेनेटिक कोड होता है कि अगर वो डीएनए इंसान का है तो वो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो आदमी जैसा ही तो दिखेगा। अगर डीएनए डॉग का होगा तो डॉग जो एक डॉग को ही तो बना पाएगा, उससे इंसान तो नहीं बन सकता। तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। दूसरा है ड्यूरिंग द सेलुलर रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, ड्यूरिंग द सेलुलर रिप्रोडक्शन डीएनए डुप्लीकेशन अकर्स फॉलोड बाय क्रिएशन ऑफ ए एडिशनल सेलुलर एपरेटस। अब ये बता रहे कि जब रिप्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द सेलुलर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन याद रखिएगा ये सेल के अंदर ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए है, ठीक है, वो कहाँ डिवाइड हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जाके तुम खुले में इस चीज को देख पा रहे हो कि जो मैदान के अंदर डीएनए जो है बदल रहे हैं और एक से दूसरे में जा रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ये सारी की सारी माइक्रो आप कह सकते हो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनको समझने के लिए वी नीड टू नो देम प्रॉपर्ली। ठीक है, तो जब सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है तो सिंपल सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल दो में डिवाइड होती है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं। अब यूनिसेलुलर की बात करें तो आपके पास अमीबा है, वो ऐसे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसके अलावा पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इनके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, और वो ये उसी की एक कॉपी बना के अपना नया, ठीक है, कोड तैयार करते हैं जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म निकलता है। आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग इज नॉट एक्यूरेट रिजल्टिंग इन वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन व्हिच इज द बेसिस फॉर द इवोल्यूशन। तो याद रखना कि जब डीएनए कॉपिंग होती है तो ये डीएनए कॉपी जो बनती है, ठीक है, ये जब कंबाइन होती है तो ये कंबाइन होने के बाद इनके अंदर बदलाव आते हैं और इसी बदलाव की वजह से जो है वेरिएशन आते हैं, और उसी वेरिएशन का जो कारण है हम ये कह सकते हैं कि वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है, प्रोग्रेस होती है। धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इतने कभी नहीं थे, लेकिन ये हर साल, ठीक है, लगातार इनकी जो स्पीशीज है, इनकी जो क्वांटिटी वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि यही चेंज जो कि डीएनए का वेरिएशन है वो नई स्पीशीज को जन्म दे रहा है, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। सिंपल सी बात है, जो आदमी जहां रहेगा वो वहीं के हिसाब से ढल जाएगा, और जैसे जैसे वहां पर रहना शुरू करेगा उसी के हिसाब से उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे जो बाहरी रूप से भी होंगे, और उसके जीन के अंदर भी वो चेंजेस आने शुरू होते हैं। ये हमारी मर्जी से कभी नहीं आते हैं, याद रखना। चेंज कभी भी आपकी या किसी भी इंडिविजुअल की चॉइस के अकॉर्डिंग डीएनए में नहीं होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, और ये नेचुरल होता है। इसमें इंसानों का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है कि मैं चाहूं कि मैं अपने डीएनए को बदल दूं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे सपोज करो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम लोग दिल्ली में रहते हो, ठीक है, अगर आपके गांव से कोई आदमी दिल्ली में आता है तो यहाँ के पॉल्यूशन के हिसाब से वो काफी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, प्रॉब्लम होगी, और इसका कारण बड़ा सीधा सा है, ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसको क्या हो गया है, वो यहाँ के माहौल के हिसाब से ढला हुआ नहीं है, तो उसको पॉल्यूशन की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाएगी, एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हिम। बट हमें इतनी नहीं होती। अगर आज देखो तो इस टाइम पे 350 के अराउंड जो है पीपीएम पॉल्यूशन रेट बढ़ा हुआ है दिल्ली के अंदर, जो कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आराम से रह पा रहे हैं, हमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई बाहर के लोग जो कि अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां से यहाँ दिल्ली में आके आज के दिन खड़े हो जाए तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये समझ सकते हो आप कि हमारे डीएनए के अंदर हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हुआ है, और उसने एकोमोडेट करना सीख लिया है। ठीक है, अब आते हैं आगे, ये देखिए ये जो रिप्रोडक्शन हमारा रहने वाला है, ठीक है, स्क्रीन पे अपने नजर डालिएगा। रिप्रोडक्शन इन सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब रिप्रोडक्शन दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा। तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप का बताया गया, टू टाइप से हमारे पास रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि धरती पे पहले कौन सा रिप्रोडक्शन पैदा हुआ होगा, तो सिंपल सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे स्टार्टिंग में था, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस थी, और धरती पे पहली जो चीजें थी वो बैक्टीरिया के रूप में ही आई थी। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेगी। तो लास्ट में इन्होंने पॉइंट लिखा है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड। जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल मेथड का ही इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का जो डिजाइन है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उसको अपने बॉडी के उस जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, सेपरेट करने में या डिकोड करने में या डिवाइड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकती। गॉट इट? आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हो। ये देखिए, ये मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं आपके लिए। लुक एट हियर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इतने मेथड हमें पढ़ने, यू हैव गॉट 5 डिफरेंट मेथड्स।
पहला है फिजन जो कि हम अमीबा के अंदर देखेंगे, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन जो कि हम स्पायरोगायरा में देखेंगे, फिर बर्डिंग जो कि हाइड्रा और ईस्ट के अंदर समझेंगे, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये स्पेशल नाम है प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। ओके, तो ये 5 मेथड आपको पता होने चाहिए और ये 5 के 5 मेथड के ऊपर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जनरली किसके बेस पे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड। ये मानुष और आयुष, तुम दोनों को बेटा शर्म नहीं आती है ना, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्लास से ही हटा देता हूं मैं। एग्जाम तुम लोग बहुत सियाने हो। ये 1 मिनट रुको, मैं इनको निकालता हूँ क्लास से, करता हूँ बाहर। और कितने यहाँ पे जिनके कैमरे ऑफ पड़े, लेट मी चेक। ओके, आगे देखिए, एक एक करके मैं सारे पॉइंट आपको बताने वाला हूं, एक एक करके सारी बातें आपको समझाई जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डेफिनेशन फिजन की। तो ये पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। डेफिनेशन में स्टार्टिंग आपको हमेशा ऐसे ही करनी है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये लिखा हुआ ना, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड होता है, उसको हम फिजन कहते हैं। ऑलराइट, एंड ईच डेवलपिंग, जितनी भी डेवलपिंग पार्ट होते हैं, दे आर जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा, सेम कॉपी बनाएगा। वेरिएशन आपको यहाँ पे ना के बराबर देखने को मिलेंगे, बहुत माइनर से इसमें जो है वो वेरिएशन हो सकते हैं। तो फिजन आपका 2 टाइप का है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। एग्जाम्पल दोनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाइनरी का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो उसे हम बाइनरी फिजन कहेंगे। जब एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसे हम मल्टीपल फिजन कहेंगे। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल आपके पास अमीबा है, पैरामीशियम है, और मल्टीपल फिजन के जो एग्जांपल है वो आपके पास प्लाज्मोडियम है। ठीक है, मलेरिया जिसकी वजह से होता है, जिस माइक्रोब की वजह से होता है, उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। एंड ये आपके पास 2 फॉर्म होगी, डेफिनेशन क्लियर होगी दोनों टाइप की। और लुक एट हियर नाउ, यहाँ पे ये आगे देखते जाइए, ये नोट्स आप अपनी कॉपी में भी लिखोगे, क्योंकि मैं ये पूरे का पूरा जो मैं अभी आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, इस पूरे वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप दोबारा देख सकते हो इसको प्रॉपरली, और वहां से आप इसको पॉज करके आपके सारे डेफिनेशन, सारे स्टेटमेंट, ये सारे नोट्स आप तैयार कर लोगे। ये बहुत ही शॉर्ट में आपका पूरा चैप्टर तैयार कर देगा आपका। ठीक है, तो बाइनरी फिजन की डेफिनेशन देखिए, द फिजन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल इज कॉल्ड व्हाट, बाइनरी फिजन कहेंगे। और मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल नाम से ही आपको बायोलॉजी की खासियत यही है कि इसके मीनिंग में बहुत सारा सेंस होता है। तो मल्टीपल फिजन का मतलब होता है द फिजन इन विच द, आप कह सकते हो ये द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन विच ए सिंगल पेरेंट जो है वो किस में करता है, मैनी स्मॉलर स्मॉलर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसको मल्टीपल फिजन कहेंगे। गॉट इट? ओके, अब आगे देखें, ये आपके पास डायग्राम आ जाते हैं, लुक एट द डायग्राम। और ये दोनों ही डायग्राम आपके बुक में दिए हुए हैं, दे आर बोथ आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के टाइम में एग्जाम में डायग्राम आपके 2 नंबर में आएंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल ऑफ फिजन जो है वो नीचे दिखा रखा है। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल आप अमीबा में देख सकते हो। सबसे पहले आप अमीबा में ऊपर देखिए, ये एक पेरेंट सेल है इसकी स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ध्यान रखना इस बात में कि सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियाई बन गए। अब तीसरे स्टेप में आ जाइए, यहाँ पे तीसरा स्टेप, अब इसकी सेल जो है वो अपने आप को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, और इस तरीके से लास्ट में ये 2 डॉटर सेल्स इसमें से निकल गई है। समझ में आ गया? ये मच्छर जीने नहीं देंगे। यस सर। हाँ सर ऑल आउट लगा लो। ऑल आउट, ये जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ठीक है, इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आजकल ऑल आउट पे भी डांस करते हैं ये मच्छर। ऑल आउट का असर नहीं होता, इनके अंदर भी जेनेटिकल रेजिस्टेंस आ गया है, इनके जीन भी बदल गए, अब इन सारे केमिकल का इन पे असर नहीं होता।
चलिए एनीवे मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। ये यूजुअली आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम। फिर से सुन लो, डेफिनेशन एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जाती है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सिंगल न्यूक्लियस हमें दिखा रखा है। यहाँ पे ये आरबीसी ही समझ लीजिए आप, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये प्रोसीजर होता है। ये एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, और इस तरीके से, ठीक है, जब तक ये पूरे सेल के अंदर भर नहीं जाते ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली सेल रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और ये ऑर्गेनिज्म जो है बाहर आके दूसरी आरबीसी पे अटैक करते हैं। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारे पूरे की पूरी बॉडी के जो ब्लड सेल्स होती है उनको ये विद इन 2 to 3 डेज अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और उसके बाद आपको मलेरिया का अटैक शुरू हो जाता है, जिसमें काफी ज्यादा खतरा होता है। तो अगर टाइम पे कोई संभल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये जानलेवा भी होता है। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट में, फ्रेगमेंटेशन हमारा दूसरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लुक एट हियर, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे ये जो डायग्राम दे रखा है ये एक्चुअल में वो डायग्राम नहीं है जो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आपको जो डायग्राम दे रखा है वो स्पायरोगायरा का दे रखा है, और यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है वो असल में रीजनरेशन टाइप का दे रखा है। तो इसमें भी एक मैच्योर पार्ट को अगर हम काट दें, सिंपल टर्म एक चीज याद रखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर तभी वो फ्रेगमेंट दोबारा रीजनरेट हो सकते हैं अगर ऑर्गेनिज्म पहले क्या हुआ हो, मैच्योर हुआ है। अगर वो मैच्योर नहीं है और उससे पहले उसके फ्रेगमेंट कर दिए जाए तो आपको नए ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर पाएंगे, यानी कि उसमें से नहीं, वो अपने आप को नए सेल्स में डेवलप नहीं कर सकता। तो डेफिनेशन में जो लिख रहे हैं ये बता रहे हैं, द रिप्रोडक्टिव मेथड इन विच द सर्टेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन मैच्यूरेशन। टर्म ध्यान दीजिए, मैच्यूरेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से डिसाइड होता है कि वो फ्रेगमेंटेशन है या नहीं है। ठीक है, ब्रेक अप इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड ईच ऑफ देम जो है दे कैन ग्रो इनटू न्यू वन, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रेगमेंटेशन। और ये जो नीचे डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम प्लेनेरिया का दे रखा है, ये असल में रीजनरेशन की प्रोसेस को इंडिकेट करता है। तो इस डायग्राम को आप यहाँ पे इसके साथ कंसीडर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है तुम्हारे लिए। यहाँ पे स्पायरोगायरा का डायग्राम आपको देखना है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। अब अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, दिस इज कॉल्ड द बडिंग। ये बडिंग है आपका। तो बडिंग की बात करें तो डेफिनेशन, अगर अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे, आधा पार्ट अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, बाकी आधा हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो द रिप्रोडक्टिव मेथड इन विच एन ऑर्गेनिज्म produces an outgrowth on its body surface which then mature and develop into the new identical। इसका मतलब है कि बर्डिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक वो मेथड है। देखो शॉर्ट में सिंपल डेफिनेशन बताता हूं क्या लिखनी है। द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए बर्ड डेवलप ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट एंड mature and then get detached into the new individual, this is called budding। आप डायग्राम देखो नीचे, ये डायग्राम आपको किसका दिखा रखा है, इसका एग्जांपल है ये, ठीक है। ये कौन सा डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है, कौन बोलेगा, नाम पहचान पा रहे हो? हाइड्रा, 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 हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर हाइड्रा को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे पहले डायग्राम में, सबसे पहले पिक में देखिए छोटी सी आउटपुट बॉटम में राइट साइड में दिखाई दे रही होगी, फिर वो धीरे धीरे थोड़ी हो रही है, उसके बाद वो काफी बड़ा होकर मैच्योर होकर डिटैच हो जाता है। अब क्योंकि ये बर्ड के रूप में निकला इसीलिए नाम क्या पड़ गया, बर्डिंग। बर्डिंग एंड हाइड्रा। तो ये बर्डिंग जो है हाइड्रा के अंदर होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर आपसे पूछता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दीजिए बर्डिंग का, तो आपको किसका देना है, ईस्ट, YEAST, ईस्ट जो सेल होती है, फंगस होती है, उसके अंदर भी होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। ये देखिए सामने अपने स्क्रीन पे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव का मतलब होता है वेजिटेबल, और प्लांट के लिए टर्म यूज हो रही है तो वेजिटेबल वर्ड वहीं पे प्लांट से ही कनेक्ट करता है आपको। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ए स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड दिस इज आल्सो अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसमें भी आपको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने ऑर्गेनिज्म। तो देखिए डेफिनेशन के पॉइंट पे आपके क्या लिख सकते हैं, द रिप्रोडक्टिव मेथड इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स और पेरेंट प्लांट बॉडी इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच प्लांट कैन डेवलप ए न्यू प्लांट एक्सेप्ट द सीड, सीड को छोड़ के वो प्लांट के किसी भी हिस्से से नया प्लांट बना सकता है, उस मेथड को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्योंकि जहां पे सीड का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे आप इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि सीड का इन्वॉल्वमेंट बताता है कि वहां पे फ्लावर होगा, फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। समझ में आ गया? तो जहां जो प्लांट सीड के अलावा किसी भी और पार्ट से अपने नया प्लांट बना सकते हैं वो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वो रूट से नया प्लांट बना सकते हो, शूट से बना सकते हो, स्टेम से बना सकते हैं, लीफ से बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, ये एक लीफ है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। क्या कहते हैं इसको?
ब्रायोफाइलम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहने वाला है, एग्जाम में ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। ब्रायोफाइलम पे अगर आप ध्यान से देखो तो राइट साइड वाली पिक देखो, इसमें आपको लीफ के मार्जिन के ऊपर छोटे 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 जो है बर्ड से नजर आ रहे हैं। ये जो बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं यही अपने आप में क्या है, न्यू प्लांट्स है। ये लीफ में से टूट के नीचे जमीन पे गिरेंगे और जैसे ये सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे इनके रूट्स डेवलप हो जाएंगे एंड दे विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। लीफ के लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि लीफ के ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो लीफ से नए प्लांट बना सकता है, तो वो है आपका ब्रायोफाइलम। समझ गए? सो दिस इज हाउ, ये डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे और यहां से आपको आइडिया मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही एग्जाम आपका ये खत्म होगा तो मुझे पता है यहाँ पे कितने बच्चे मेरे पास है, क्योंकि इनकी पूरी रिकॉर्डिंग तुम्हारे सबके वीडियोस मेरे पास है, कितने बच्चे क्लास ले रहे कितने नहीं ले रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे ही ये खत्म होगा तो आपको अपनी अटेंडेंस मुझे भेजनी है कि कितने बच्चों ने क्लास अटेंड किया आज, ऑलराइट, क्योंकि वही अटेंडेंस आपकी आगे जाएगी। ये पूरा रिकॉर्ड तुम्हारा बनेगा जब तक तुम्हारे रेगुलर स्कूल्स की प्रोसीजर शुरू नहीं होता। और जब ऑन टाइम तुम्हें बताया जाता है इतने बजे आपको आके ज्वाइन करना है तो उतने बजे ही ज्वाइन करना है ताकि कुछ लॉस ना हो। अब देखिए अगला टॉपिक हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो जगह से क्वेश्चन तुम्हारे पक्के आएंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपका लीफ का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पोर फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पोर फॉर्मेशन को सिंपल शब्दों में बताऊं तो बेटा तुम्हारे घर में ब्रेड आते हैं, ब्रेड आपने खराब होते हुए देखे होंगे, उसके ऊपर फंगस लगी हुई देखी, वो सब की सब स्पोर फॉर्मेशन का ही एग्जाम्पल्स है, राइट। तो डेफिनेशन में जो लिखा वो लिखा है कि एक स्मॉल यूजुअली एक सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है जनरली ये फंगस होती है, बैक्टीरिया हो सकती है, एल्गी हो सकती है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हो सकते हैं, जिनके अंदर हाईली रेजिस्टेंट नेचर होता है डेसिकेशन का। डेसिकेशन मतलब वो आसानी से किसी भी हालत में अपने आप को डैमेज नहीं होने देते हैं, वो गर्मी में सर्दी में अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। और वो खास बात उनके अंदर होती है कि दे हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस स्पोर। अगर आप ध्यान से देखिए डायग्राम नीचे, तो डायग्राम के अंदर आपको बीच का चीज देखना है। बीच वाली जो सेल है इसमें देखिए, इसमें बाहर की तरफ जो है वो क्या बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। ये एक्सोस्पोरियम जो है वो एक कोट होता है जिसे सिस्ट कहा जाता है, जो बाहर की गर्मी सर्दी से इस सेल को, अंदर वाले सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसी वजह से ये सेल जो है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को जिंदा रख पाती है और जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये सेल बाहर निकल के ग्रो करती है। और जितनी फंगस, जितने भी फंगल वाली चीजें तुम्हारे घर में लगती है, जैसे आपने देखा होगा कपड़ों में फंगस लग जाती है, ठीक है, या खाना खराब कर देते हैं, तो सबके सब सिस्ट के फॉर्म में रहते हैं। और अगर ब्रेड की बात करूं तो ब्रेड के अंदर ब्रेड मोल्ड नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कहते हैं फंगस। वो ब्रेड को खराब करता है, ग्रीन कलर के पैचेस डालता है, ये भी स्पोर फॉर्मेशन से ही ग्रो कर सकता है। तो सिंपल टर्म में डेफिनेशन को कुछ ऐसे बोलोगे, द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द स्पोर्स आर फॉर्म्ड and whenever they get the favorable condition they grow into new organism is known as spore formation and this is also a type of asexual reproduction because यहाँ पे भी आपको क्या चीज मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको कोई भी दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने आप को प्रोपेगेट कर रहा है। समझ पा रहे हो इतना? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम सबसे पहले प्लांट की बात करेंगे कि सबसे पहले जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये लुक एट हियर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट। अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट था और उसमें उसका ना तो मेल का रोल था ना फीमेल का रोल था, कुछ भी हो सकता था। दे हैव द एबिलिटी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते थे और वो सबके सब कैसे बनाते थे, आइडेंटिकल कॉपी बनाते थे। आइडेंटिकल कॉपी मतलब उनके अंदर वेरिएशन जैसी सिचुएशन हमें देखने को ना के बराबर मिलती थी। हम ये नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, होता है, बट वो इतना माइन्यूट होता है कि उसको एराइज करने में हो सकता है 1000 साल लग जाए कि वो वेरिएशन कभी नजर आएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ने वाले, सबसे पहले हम प्लांट के अंदर पढ़ेंगे और उसके बाद हम किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ेंगे, एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। और आगे के दोनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो आज मैं यहीं तक कंप्लीट कराऊंगा आपका, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे। कल की क्लास में हम आगे का पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आप बोलोगे व्हेन द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर बोथ मेल एज वेल एज द फीमेल सेक्सेस बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स। मेल गैमेट से जो है वो मेल का आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट होगा जिसमें 23 क्रोमोजोम होंगे और फीमेल से 23 क्रोमोजोम आएंगे। फ्यूज होने के बाद 46 क्रोमोजोम, ये मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, हमारी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो वो दोनों बराबर बराबर हिस्से में दोनों तरफ से
इम्पार्ट किए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत सारे वेरिएशन कॉज करता है। तो धरती पे सबसे ज्यादा वेरिएशन, का जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हुआ है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही हो पाया है। और यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगा वो किसका रहेगा? दैट विल बी फ्लावर, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले, अगले क्लास में। तो आगे की 2 क्लासेस में कम से कम ये लगा लो कि आपका 8 का टॉपिक रह गया है जो हमें कवर करना है। कम से कम 4 या 5 नंबर का टॉपिक हमने अभी कवर कर लिया है। इसके नोट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जो आप अपना कॉपी पे पूरे कर लोगे। और नेक्स्ट वीक में कॉपी जब चेक करने के लिए स्कूल में मंगवाऊंगा तो आपकी सबकी कंप्लीट हो जानी चाहिए उसमें। ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे 19 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ओके सर। मैं बंद कर रहा हूँ वैसे भी। ओके, बाय।